बच्चों, आज हम करेंगे वाक्य। वाक्य क्या होता है? तो वाक्य हमारा साधारण भाषा में जब हमारे शब्द बहुत सारे मिल जाते हैं और एक वो अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं तो उसी को ही हम वाक्य कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे व्यक्ति अपने भावों और विचारों का सरलता से आदान प्रदान कर सके, उसी को ही हम वाक्य कहते हैं। अर्थात जब हम अपनी भाषा या शब्दों के द्वारा जब हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को सरलता से जान सकते हैं, अर्थात हम अपने भावों को और दूसरों के विचारों का आदान प्रदान हो सके, तो उसी को ही हम वाक्य कहते हैं। तो सामान्यतः हमारा जो वाक्य है उसमें 3 चीज़ें मुख्य होती हैं। सबसे पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म, तीसरा उसके अंदर होता है क्रिया। ये 3 चीज़ें हमारे वाक्य के अंदर शामिल होती हैं। जब ये 3 चीज़ें हमारे वाक्य में होते हैं तभी हमारा वाक्य एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। तो हम समझते हैं कि कर्ता क्या होता है। तो कर्ता एक वाक्य के अंदर कर्ता वही होता है जो काम करता है। काम करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। अर्थात जो भी कोई काम कर रहा है वही हमारा उसके अंदर कर्ता है। और कर्म कर्म कर्ता द्वारा जो काम किया गया है, अर्थात कर्ता जिस भी काम को कर रहा है वही हमारे लिए कर्म है उस वाक्य में। और क्रिया क्या होती है वाक्य के अंदर? तो जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उस वाक्य में जिस शब्द के द्वारा भी हमें पता चल रहा है कि कौन सा काम हो रहा है, ठीक है, तो वही हमारा क्रिया होती है। अब हमारे आते हैं अर्थ वाक्य के भेद। तो मुख्य रूप से जो वाक्य है उसको हमने 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है रचना के आधार पर वाक्य, दूसरा है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं, वाक्य के जो भेद होते हैं। तो हमारे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में ही जानेंगे। तो पहला वाक्य है हमारा विधानवाचक, दूसरा निषेधात्मक या निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा इच्छावाचक, पांचवा आज्ञावाचक, छठा संदेहवाचक, सातवां विस्मयादिबोधक और आठवां है हमारा संकेतवाचक। तो आज हम इन्हीं को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो पहला वाक्य आता है हमारा विधानवाचक वाक्य। तो इस वाक्य में हमारा क्या होता है? वाक्य में कार्य के होने अथवा कार्य के करने का सामान्य बोध होता है या उसके अंदर सामान्य कथन हो। अर्थात इस वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे? जो ये वाक्य होते हैं ये हमारे एक नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, एक साधारण वाक्य होते हैं। इस वाक्य के अंदर ना तो हम किसी को कोई आदेश देते हैं, ना ही हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ना ही कोई हमारी इच्छा प्रकट होती है, ना ही इस वाक्य के अंदर नहीं शब्द का प्रयोग होता है और ना ही इसके अंदर कोई भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो जब किसी भी वाक्य में ये सारे शब्द ना आए तो वही हमारा क्या होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। तो इसके अंदर हमारे साधारण वाक्य आते हैं जिसके इसके अंदर जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लेके क्लियर करते हैं। जैसा फर्स्ट है हमारा, राहुल पुस्तक पढ़ता है, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, गुड़ मीठा होता है, मैं बाजार जाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो इसी प्रकार के कुछ साधारण वाक्य हैं जो कि हमारे विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा हमारा आता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस वाक्य के अंदर हमारा कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात जिस वाक्य के अंदर कोई भी प्रश्न किया गया हो, प्रश्न पूछा गया हो, तो वही हमारे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से पहचानेंगे? एक तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, जो भी हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जैसे कि कब, कैसे, क्या, कौन, कितना, कहाँ, या प्रश्नवाचक चिन्ह। और जैसे कि किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो तो ये सब वाक्य हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसकी 2 ट्रिक हैं, जो कि एक प्रश्नवाचक शब्द होते हैं और एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो इन्हीं चीज़ों से हम पहचानते हैं कि यही हमारा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे तुम कहाँ गए थे, आप क्या खाना पसंद करोगे, मोहन के पास कितनी पुस्तक हैं, कितनी किताब थी, कितनी किताबें हैं,
तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे कितने भाई और बहन हैं। तो इस तरह के वाक्य जिसके अंदर हमारा कब, कौन, कहाँ, कितना, कैसे, ये सारे जब शब्द आ जाते हैं तो अर्थात हमसे कोई ना कोई प्रश्न पूछ रहा है, उसके अंदर उस वाक्य के अंतर्गत हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस तरह के जो भी वाक्य हैं वो सारे हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अब तीसरा हमारा आता है निषेधवाचक वाक्य। तो इस वाक्य का एक नाम और होता है नकारात्मक वाक्य। तो निषेधवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य एक ही होते हैं। इस वाक्य में कार्य के न होने या कार्य के न करने का बोध होता है, अर्थात वाक्य में हमारा क्या पता चलता है कि मना किया गया है या नहीं शब्द का वर्ग प्रयोग किया गया है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसके अंदर या तो किसी चीज़, किसी काम के लिए मना करना, किसी कार्य के लिए मना करना या नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो ऐसे वाक्यों को ही हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, अर्थात न का या नहीं का प्रयोग किया गया हो। जैसे इसके कुछ उदाहरण है, जैसे श्याम नहीं पढ़ता है, उसने मुझसे बात तक नहीं की, रात में बिजली नहीं रहती। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य, जैसे इन सभी वाक्यों के अंदर क्या है, नहीं नहीं का प्रयोग आया है, नहीं शब्द आया है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो हमारे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला हम करेंगे अब विस्मयादिबोधक वाक्य। तो जिस वाक्य में हमारे शोक, हर्ष, घृणा, विस्मय आदि का बोध होता है तो वही वाक्य हमारे विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। तो इन वाक्यों को पहचानने की हमारी ट्रिक क्या है? साधारण या तो विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग किया गया होगा या फिर उसके अंदर विस्मयादिबोधक हमारा चिन्ह आया होगा उस वाक्य के अंदर। तो विस्मयादिबोधक हमारे शब्द कौन से? जैसे वाह, अरे, हाय, ओह, इस तरीके के जो वाक्य शब्द आते हैं वाक्य में वही हमारे विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। जैसे इसके हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। ओह, कितनी ठंडी रात है। हाय, यह बगीचा कितना गंदा है। अरे, यह अचानक क्या हो गया। तो इस तरीके के जो वाक्य हमारे आएंगे वो हमारे आएंगे विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत। तो जब हमारे वाक्य के अंदर विस्मयादिबोधक चिन्ह या विस्मयादिबोधक शब्द मिल जाए तो आप समझ जाना कि वह वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य ही है। जैसे कि इन तीनों उदाहरण के अंदर हमारे विस्मयादिबोधक चिन्ह भी आए हैं, साथ ही विस्मयादिबोधक शब्द भी आए हुए हैं। जैसे पहले वाक्य के अंदर ओ, दूसरे में हाय, तीसरे में अरे। तो ये तीनों के तीनों हमारी किस चीज़ की पहचान कराते हैं कि यह वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो अब है हमारा संदेहवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध होता है, अर्थात उस वाक्य में हमें शक होता है, पूरा कंफर्म नहीं होता कि यह काम होगा या नहीं। जैसे कि उदाहरण है हमारा शायद शिवांश आएगा, मतलब कि वह शायद आएगा, हमें पक्का नहीं पता, वह आ भी सकता है और ना भी आए वो। तो जब हमें कोई चीज़ पूरी कंफर्म नहीं होती तो कुछ ना कुछ हमें शक होता है या संदेह रहता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह हमारे संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जैसे मेघा घर से निकल गई होगी, मतलब कि मेघा घर से निकल गई होगी, शायद वह निकली भी हो, शायद वह ना भी निकली हो, क्या पता उसे किसी काम में वह फंसी हुई हो, थोड़ा उसे और टाइम लग जाए निकलने में, और क्या पता वह निकल चुकी हो। तो हमें पूरा इसका पता नहीं है कि वह घर से अभी निकली है या नहीं निकली है। तीसरा है हमारा आज वर्षा हो सकती है, शायद आज वर्षा हो भी, शायद आज ना भी हो। जैसे कि हम बादलों को देख के कई बार कह देते हैं कि आज वर्षा हो सकती है, लेकिन थोड़ी देर में पता चलता है बादल हट गए तो वर्षा नहीं हुई। अर्थात हमें संदेह है कि वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हमें पक्का नहीं पता कि वर्षा आज होगी ही होगी। तो इस तरह के जब वाक्य होते हैं हमारा, तो इसको हमारी पहचानने की ट्रिक क्या होती है कि इसके अंदर हमें हमेशा एक संदेह रहता है, एक शक रहता है, हम पूरी तरह कंफर्म नहीं हो पाते हैं, कि संभावना रहती है, हमें पूरा नहीं पता होता कि वाक्य के अंदर काम होगा या नहीं, मतलब कि पूरा काम हमारा होगा या नहीं, काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। जब हमें इस तरह का संदेह या संभावना रहती है या शक रहता है तो उसी वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है हमारा इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना आदि प्रकट हों,
मतलब कि ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जिस वाक्य से हमें पता चले कि इसके अंदर हमारी इच्छा है, आशा है, या हम किसी को कोई शुभकामना दे रहे हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो हमारे इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी यात्रा मंगलमय हो, मतलब कि इस वाक्य के अंदर जो बोलने वाला व्यक्ति है वो अपनी इच्छा रख रहा है या अपनी उम्मीद है उसकी कि आप कहीं पर जा रहे हो तो जो आपकी यात्रा है वो मंगलमय हो, अर्थात आप अच्छी तरह जहाँ पर भी आप जा रहे हैं अपनी डेस्टिनी पर, वहाँ पर अच्छी तरह ठीक ठाक पहुँच जाएं। अर्थात जो बोलने वाला है उसकी इच्छा है कि आप अच्छे प्रकार से पहुँच जाएं, आपकी जो यात्रा है वो बहुत बढ़िया हो। अगला वाक्य है, भगवान करे भारत ही जीते। तो इसके अंदर हम चाहते हैं, मतलब कि हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारी इच्छा है, हम आशा रख रहे हैं कि आज मैच हो रहा है तो इंडिया पाकिस्तान का, तो आज इंडिया ही जीते। तो हम भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान करे भारत ही जीते। तो ये क्या है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा हो। तीसरा वाक्य है, आइए एक एक गिलास जूस पीते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जो बोलने वाला है उसकी इच्छा है कि हम एक एक गिलास जूस पीते हैं या एक एक कप चाय पीते हैं, तो इसके अंदर वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। तो इन वाक्यों के अंदर हमारी क्या होती है, इच्छा होती है, या हम किसी चीज़ की आशा लगाते हैं, या किसी को हम कोई शुभकामना देते हैं। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, इच्छावाचक वाक्य होते हैं। अभी तक जितने भी भेद हुए हैं उनमें से आप सब बताइए कि ये 2 वाक्य कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं। इससे मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। कमेंट करके जल्दी से बताएं कि ये 2 वाक्य कौन से प्रकार के वाक्य हैं। तो अब आता है हमारा अगला संकेतवाचक वाक्य। तो इस वाक्य में क्या होता है, वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, और इसी वाक्य को हम शर्तवाचक वाक्य भी कहते हैं। अर्थात इस वाक्य के अंदर कोई ना कोई शर्त होती है, अर्थात जब एक काम पूरा होगा तो वो तभी दूसरा काम पूरा होगा। अर्थात एक जो क्रिया है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, अर्थात एक बात दूसरी बात पर निर्भर करती है। तो इसको हम किस प्रकार से पहचानेंगे, इसकी हमारी ट्रिक क्या होती है। तो वाक्य में 2 बातें होती हैं, जैसे अगर पहली बात पूरी होगी तो ही दूसरी बात पूरी होगी। अगर हमारा पहला काम पूरा नहीं हुआ तो दूसरा भी पूरा नहीं होगा। जैसे कि कुछ उदाहरण है इसके। फॉर एग्जाम्पल, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। मीन्स अगर बारिश नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। अगर बारिश होती है तो फसल भी हमारी बहुत बढ़िया होगी। क्यों? क्योंकि फसल को क्या है, पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी ही नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, और पानी नहीं होगा तो हमारी फसल है जो वो अच्छी नहीं होगी। दूसरा वाक्य क्या है, यदि तुम मुझे बुलाते तो मैं ज़रूर आता। अर्थात जब तुमने मुझे बुलाया ही नहीं तो मैं आया भी नहीं, और अगर तुम बुलाते तो मैं आता। मतलब पहले तुम मुझे बुलाते फिर मैं ज़रूर आता। जब तुमने मुझे इनवाइट ही नहीं करा, तुमने मुझे जब बुलाया ही नहीं तो मैं कैसे आ सकता था। तो मतलब कि इसके अंदर जो हमारी बातें हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, अर्थात पहले वह उसको बुलाता तब वह ज़रूर आता। तीसरा है, जब धूप निकलेगी तो कपड़े बाहर सुखा देंगे। अर्थात जब धूप ही नहीं निकल रही तो कपड़े कैसे सूखेंगे। अर्थात मतलब कि जो हमारे कपड़ों का जो सूखना है वह धूप पर निर्भर कर रहा है। अगर धूप निकलेगी तो कपड़े सूख जाएंगे। तो इन तीनों वाक्यों से हमें यही पता चलता है कि जो भी हमारा काम है वह दूसरे काम पर निर्भर करता है। अर्थात जो हमारा पहला कार्य है, पहली जो हमारी बात है, वह दूसरी बात या दूसरे कार्य पर निर्भर कर रही है। अगला हमारा आता है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा या आदेश दिया गया हो, अर्थात प्रार्थना की गई हो। जैसे कि हम किसी को कोई आदेश दे रहे हैं या किसी से कोई प्रार्थना की गई हो, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे किसी के अंदर हम किसी काम के लिए किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम यह कहानी पढ़ो, आप बैठ जाओ। अर्थात हम इसके अंदर आदेश दे रहे हैं किसी को कि तुम यह कहानी पढ़ो। जैसे स्कूल में टीचर्स बोलती हैं कि बेटा तुम यह पाठ पढ़ो, आप बैठ जाओ, तो इसके अंदर हम किसी को आदेश दे रहे हैं। अगला वाक्य हमारा, कृपया शांत रहें, कृपया खड़े हो जाओ, तो इसके अंदर हम क्या है, किसी से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया शांत हो जाओ, कृपया खड़े हो जाओ।
तो ये हो गई हमारी प्रार्थना, और जो ऊपर के जो 2 वाक्य हैं वो हमारे हैं, हम उसके अंदर आदेश दे रहे हैं। तो जिन वाक्यों के अंदर आज्ञा या आदेश या प्रार्थना की गई हो, मतलब कि ऊपर के दोनों पहले वाक्य में किसी को हमने आदेश दिया गया है या उनको आज्ञा दी गई, और नीचे के जो 2 वाक्य हैं उन दोनों वाक्यों में क्या है, हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो हमारे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे अर्थ के आधार पर 8 भेद थे जो कि हमने कर लिए हैं, वह हमारे पूरे हुए हैं। अब हम आगे क्या करेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। एग्जाम में हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन भी आते हैं। तो जल्दी जल्दी से पहले आप सभी बच्चों मुझे बताएंगे कि मैंने निषेधवाचक वाक्य का दूसरा नाम और क्या बताया था, अर्थात निषेधवाचक वाक्य को और किस नाम से जाना जाता है। जल्दी जल्दी से आप सब बच्चे कमेंट करके बताएं कि निषेधवाचक वाक्य का दूसरा नाम क्या है, जिससे मुझे पता चलेगा कि सारे बच्चे मेरी बात को कितना ध्यान से सुन रहे हैं। जल्दी जल्दी से कमेंट करें। तो अब हम करेंगे वाक्य परिवर्तन। तो यहाँ पर एक वाक्य है, राधा खीर बनाती है। तो बताओ बच्चों यह वाक्य कौन सा वाक्य है। तो हमने सबसे पहला भेद करा था विधानवाचक वाक्य, जो कि हमारा साधारण सामान्य वाक्य था। तो यह वही भेद है, विधानवाचक वाक्य। तो इस वाक्य का सब बच्चे वाक्य परिवर्तन करके आज्ञावाचक वाक्य में बदलेंगे। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा राधा खीर बनाओ, अर्थात हम उसको आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि राधा खीर। साधारण वाक्य तो हमारा राधा खीर बनाती है, जब हम उसको आज्ञावाचक में बदल दिया तो राधा खीर बनाओ। तो बच्चों ये हमारा वही वाक्य है, साधारण जो वाक्य था, जो विधानवाचक वाक्य था, राधा खीर बनाती है। अब हम इस वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदलेंगे। तो आप जल्दी से कमेंट करें कि निषेधवाचक वाक्य में जब हम इसका वाक्य परिवर्तन करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा राधा खीर नहीं बनाती है, अर्थात हमने इसको नेगेटिव निषेधवाचक वाक्य के अंदर बदल दिया है, जिसमें कि हमारा नहीं शब्द आता था। तो यह वाक्य हमारा क्या हो गया, निषेधवाचक वाक्य बन गया। बच्चों जब भी आप वाक्य परिवर्तन करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो वाक्य हमारा जिस काल में है, परिवर्तन के बाद भी हमें उस वाक्य को उसी काल में ही रखना है। अर्थात जैसे कि हमारा वाक्य था राधा खीर बनाती है, तो हमने उसका वाक्य निषेधवाचक वाक्य में हमने परिवर्तन किया कि राधा खीर नहीं बनाती है। तो यह हमारा वर्तमान काल में वाक्य था। इसका परिवर्तन के बाद भी जो हमने वाक्य बनाया वह भी हमारा वर्तमान काल में ही होना चाहिए। हमें ऐसे नहीं बना देना है कि राधा खीर नहीं बनाती थी, तो यह हमारा किस में हो जाएगा, भूतकाल में। और अगर हम इसको बना देंगे कि राधा खीर नहीं बनाएगी, तो ये हमारा भविष्य काल में हो जाएगा। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, फिर हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो प्रश्न पूछा गया था वह वर्तमान काल में पूछा गया था, तो उसका जो हम आंसर देंगे वह भी हम वर्तमान काल में ही देंगे। तो इसीलिए जब भी हम वाक्य परिवर्तन करेंगे तो उसमें हमेशा हमें काल का ध्यान रखना है कि हमारा प्रश्न में जो पूछा गया वाक्य है वो हमारा कौन से काल में पूछा गया है। तो वाक्य परिवर्तन के बाद भी जो हमारा वाक्य बनेगा वह उसी काल में ही बनाया जाएगा। हमें उसी काल में ही वाक्य बनाना है जिस काल में हमारा वाक्य हमसे पूछा गया है। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो बच्चों हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, राहुल खेल का अभ्यास करते रहो। अर्थात इस वाक्य में हम क्या है, ये कौन सा वाक्य है, आज्ञावाचक। हम इसके अंदर आज्ञा दे रहे हैं कि तुम खेल का अभ्यास करते रहो। तो चलो बच्चों अब सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे और इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे। जल्दी जल्दी से कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, क्या राहुल खेल का अभ्यास कर रहा है। तो हमने इसको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन कर दिया। तो अब हम इसी वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में बदलेंगे। राहुल खेल का अभ्यास करते रहो। तो इसका संदेहवाचक वाक्य में क्या परिवर्तन होगा, जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताएं। तो बच्चों इसका आंसर होगा राहुल खेल का अभ्यास कर रहा होगा। अर्थात हम पूरी तरह कंफर्म नहीं है, क्या पता उसने छोड़ भी दिया हो, क्या पता उसका कंटिन्यू हो, तो वह राहुल खेल का अभ्यास कर रहा होगा। तो इस प्रकार हम इसको संदेहवाचक वाक्य में बदलेंगे।
अब तो लग रहा है बच्चों आपको सब कुछ अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। तो अब हमें कुछ प्रैक्टिस और अभ्यास की ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने इसी वीडियो में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस शीट भी अटैच कर दी हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट में उनके जल्दी जल्दी से आंसर। बच्चों ये आपकी प्रैक्टिस शीट्स हैं, जिसे आप प्रैक्टिस कर कर आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपका रिवीजन होगा, आपकी प्रिपरेशन होगी। तो इन शीट्स की प्रैक्टिस करें और इन शीट्स का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर इसकी नेक्स्ट वीडियो देखें और वहाँ पर जाकर अपने आंसर्स चेक करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।